हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से तिलक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज तिलक का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। और इस पार्ट नंबर 3 में हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को और देखेंगे। देन आइडियाज़ के साथ हम कुछ 11 क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस लगाएंगे, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं तिलक के ऊपर, या फिर उनके पूछे जाने की नेचर्स कैसे होते हैं, उनके बारे में कुछ आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। खास करके ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं जो बीपीएससी और यूपी पीजीटी को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल ये सेशन होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। चलिए, अब यहाँ पर एक हेडिंग देखते हैं, अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में तिलक का अविश्वास था। तिलक ने कभी भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं किया, क्योंकि तिलक को पता है कि अंग्रेज कभी भी भारतीय हित में काम नहीं करने वाले हैं। इस वजह से तिलक का जो पूर्वानुमान था, जो उनका पूर्वाग्रह था, वो तिलक का अंग्रेजों के प्रति जो था वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। लोकमान्य को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। तिलक ने उदारवादियों की पद्धति, संवैधानिक मांगों व साधनों के प्रति अविश्वास प्रकट किया। तिलक ने कहा कि अगर हम साल भर में एक बार अगर मेढक की तरह टर्राएं, जैसे मेढक बारिश में बोलते हैं, तो हमें उससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तिलक ने कहा स्पष्ट रूप में कि भैया देखो, हमें जो है उदारवाद में, संवैधानिक तरीकों में, इन सब चीज़ों में किसी भी तरीके का कोई विश्वास नहीं है। अगर हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, अगर हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी। क्योंकि स्वराज हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम उदारवाद की तरह, जैसे उदारवादियों की मान्यताएं होती हैं कि उदारवाद संवैधानिक पद्धति में विश्वास करता है, उदारवाद मांगों का सहारा लेता है, तो हमें तिलक के अकॉर्डिंग तिलक करें कि हमें जो है उदारवाद और संवैधानिक पद्धति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कुछ नहीं होगा, हमें स्वराज कभी भी इससे नहीं मिल सकता। तिलक ने कहा कि अनुनय, आग्रह और प्रतिनिधिमंडल से कुछ नहीं होगा जब तक इसके पीछे ठोस शक्ति न हो। तो ये क्रांति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रांति के द्वारा, संघर्ष के द्वारा ही हम स्वराज को प्राप्त कर पाएंगे, बहिष्कार के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम सोचें कि संवैधानिक पद्धति के द्वारा स्वराज की प्राप्ति होगी, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। Distrust in the British sense of justice and liberal ideology. Lokmanya had no faith in the justice of British. Tilak expressed his distrust of the methods, constitutional demands and means of the liberal. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को नकारते हैं और मीन्स ऑफ लिबरल्स की जो साधन है उनको भी ये नकारते हैं। ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके के लिबरल पॉजिटिव थॉट में हम बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि इन्होंने कहा कि नथिंग विल बी अचीव बाई परसुएशन, रिक्वेस्ट एंड डेलीगेशन अनलेस देयर इज अ सॉलिड पावर बिहाइंड इट। कह रहे हैं जब तक कि किसी भी चीज़ के पीछे सॉलिड पावर नहीं होगा, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जो हम परसुएशन कर रहे हैं, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो डेलीगेशन कर रहे हैं, इससे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तिलक के मत में संवैधानिक पद्धति ब्रिटेन में सही हो सकती है, जहां संविधान है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यह भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में न तो संविधान है और न ही शासन जो है भारतीयों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तिलक कहते हैं कि संवैधानिक पद्धति ब्रिटेन में सही हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर संविधान है और वहाँ की शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन ये पद्धति भारत में नहीं चल सकती, क्योंकि भारत में न तो संविधान है और न ही ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के प्रति उत्तरदायी है। भारत जैसे देश में संवैधानिक पद्धति सर्वथा बेकार है, अनुपयुक्त है, जहाँ दंड विधान ही क्या है, संविधान है। तो ये कह रहे हैं कि भारत में संवैधानिक पद्धति बिल्कुल बेकार है। एक तो संवैधानिक पद्धति इसलिए बेकार है क्योंकि यहाँ पर कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है जनता के प्रति। दूसरी चीज, यहाँ पर संविधान क्या है, दंड का विधान ही संविधान है, यानी कि भारतीय लोगों को दंड देना ही अंग्रेजों की संविधान में लिखा गया है। इन तिलक्स ओपिनियन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैन बी राइट इन ब्रिटेन, देयर
वेयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की वो अकाउंटेबल है पीपल के प्रति, लोगों के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में न तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज अ कंप्लीटली एप्लीकेबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया where the penal code itself was the constitutional। इनएप्लीकेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज अ कंप्लीटली इनएप्लीकेबल होगा, इनएप्लीकेबल इन द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए पेरिस शांति सम्मेलन या स्मृति पत्र इसको बोला जाता है, जो 1919 में आया था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या मेमोरेंडम 1919। इस स्मृति पत्र में तिलक ने मांग की कि भारत को ब्रिटेन के स्वशासी उपनिवेशों की तरह लीग ऑफ नेशन में प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा भारत पर भी आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाए। लेकिन ब्रिटेन ने पेरिस शांति सम्मेलन में या पेरिस शांति जो स्मृति पत्र है इसमें ब्रिटेन ने भारतीयों का कोई सहयोग नहीं किया। अब भारत भी चाह रहा था, तिलक भी चाह रहे थे कि जो लीग ऑफ नेशन 1919 में बनाया गया था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का ही आगे चल के उत्तराधिकारी जो है यूएनओ बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। तो तिलक चाहते थे कि भारत अपना प्रतिनिधित्व जो है लीग ऑफ नेशन में स्वयं करे। भारत को स्वयं आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन में भारत कैसे पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर भारत की कोई बात नहीं स्वीकार की। इन दिस मेमोरेंडम तिलक डिमांड्स दैट इंडिया शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लीग ऑफ नेशंस लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ अ ब्रिटेन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन शुड बी अप्लाइड टू द इंडिया एज वेल। अब आगे देखिए लोकतांत्रिक स्वराज दल को इन्होंने तिलक ने बनाया, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्वराज दल, ये स्वराज पार्टी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद विधानमंडल के चुनाव होने थे। अब इस विधानमंडल के चुनाव में क्या था, 1/3 जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में एक और बड़ी बात कही गई कि राज्यों में डायरकी लागू होगा, राज्यों में द्वैध शासन लागू होगा, द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम लागू होगा, ठीक है। तो ये चीज जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर 1919 का जो एक्ट है उसके बारे में, 1935 का एक्ट क्या है, 1974 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इन सब एक्ट के बारे में वहां पर डिटेल में टू द पॉइंट सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब बात लोकतांत्रिक स्वराज दल की आती है कि जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के थ्रू जो है चुनाव होने थे, तो अब चुनाव जो है तिलक लड़ने के लिए, इस चुनाव में भाग लेने के लिए तिलक ने लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन कर दिया, ठीक है। तिलक ने अपनी खुद पार्टी बनाई डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के नाम से या लोकतांत्रिक स्वराज दल के नाम से। फिर ये 20 अप्रैल 1920 को इस दल का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे तिलक का वसीयतनामा भी कहा गया था। अब कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनने को, खास करके ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बनते हैं कि तिलक का वसीयतनामा किसको बोला जाता है, तो तिलक का वसीयतनामा जो है लोकतांत्रिक स्वराज दल को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है खास करके यूपी पीजीटी, बीपीएससी, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें, जिससे कि कोई भी छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, फैक्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं इजीली वहां से। आफ्टर द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919, इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वर टू बी हेल्ड। अब देखिए 1919 के थ्रू जो है अब इलेक्शन होना है। अब इलेक्शन में तिलक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो तिलक ने पार्टिसिपेट करने क्या किया, टू पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शन तिलक फॉर्म्ड द डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। अब तिलक ने क्या किया, तिलक ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। ऑन द 20 अप्रैल 1920 द मैनिफेस्टो ऑफ हिज पार्टी वाज रिलीज्ड विच इज ऑल्सो नोन एज अ तिलक टेस्टामेंट। तो तिलक ने 20 अप्रैल 1920 को एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया,
पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसको क्या बोला गया, तिलक्स टेस्टामेंट बोला गया, तिलक का वसीयतनामा बोला गया। अब अगली हेडिंग है संवादी या प्रत्युत्तरवादी सहयोग की नीति। अब इसमें कहा गया कि जितना ब्रिटेन हमारा सहयोग करेगा उतना ही सहयोग हम ब्रिटेन का करेंगे, अदरवाइज हम ब्रिटेन का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रत्युत्तरवादी नीति या रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। यह तिलक की एक व्यवहारिक नीति थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए कुछ अधिकार दिए गए। तब उस समय तिलक से पूछा गया कि आप ब्रिटिश राज्य के साथ कितना सहयोग करेंगे, तो तिलक का उत्तर था 2 शब्दों में, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन यानी कि इसका मतलब है कि जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्स करेगी उतना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम कोऑपरेशन करेंगे, यानी कि सहयोग करेंगे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का बायकॉट करेंगे, कोई कोऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे। दिस वाज अ प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ अ तिलक। यह तिलक की क्या थी, व्यवहारिक नीति थी या प्रैक्टिकल पॉलिसी कही जाती है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 some rights were given to Indians. At that time Tilak was asked that how much cooperation will you have with the British rule now? Then Tilak answer was in 2 words, responsive cooperation. ठीक है, अब आर्टिकल 1919 के थ्रू क्या होता है कि भारतीयों को कुछ अधिकार थोड़े बहुत दे दिए जाते हैं। तो अब तिलक का इंटरव्यू होता है कि क्या भारतीयों को अधिकार मिल गया है, क्या आप तिलक जो है अंग्रेजों का सहयोग करेंगे? तो तिलक ने कहा देखिए सहयोग हम उतना ही करेंगे जितना ब्रिटिश अधिकारी हमारे प्रति सहयोग करेंगे उतना ही हम उनको रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही उनको हम कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का मतलब है जिसका तात्पर्य था कि जितना सहयोग अंग्रेज शासक हमारी राजनीतिक मांगों को पूरा करने में करेंगे हमारा सहयोग उनके साथ उसी अनुपात में होगा। ठीक है, विच meant that whatever cooperation in the British rulers would give me fulfilling to our political demands, our cooperation with them would be in the same proportions. अब देखते हैं अगली हेडिंग हमारी है समाज सुधार के संबंध में तिलक का प्रस्ताव। तिलक के प्रस्ताव में समाज सुधार को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, इनको एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध समाज सेवक बैराम जी मालाबारी द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रस्तावों में संकलित करने के लिए 1890 में तिलक ने निम्न प्रस्ताव भेजे। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ समाज सुधार के लिए बैराम जी मालाबारी ने कुछ प्रस्ताव भेजे और इसमें से तिलक ने भी कुछ अपने प्रस्ताव ऐड किए हैं, जैसे कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 20 वर्ष व लड़कियों के लिए 16 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा तिलक का मानना था। ठीक है, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट 10 और 12 वर्ष करने के लिए तैयार थी। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करें और यदि करें तो विधवा से करें, ऐसा तिलक का मानना था, ऐसा तिलक का समाज सुधारों के प्रति इनका डिमांड था। तिलक्स प्रपोजल रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म्स in 1890 Tilak sent the following proposals to be compiled from the reform proposals proposed by the famous social worker Bairamji Malabari. First है the minimum age of a marriage should be 20 for boys and 16 for girls. Second one is men above 40 years of age should not marry if they do they should marry a widow. नेक्स्ट है थर्ड नंबर, तिलक अगला कहते हैं कि विवाह उत्सव पर मद्यपान बंदी किया जाए, दहेज पर रोक लगाई जाए, विधवाओं को विरूप न किया जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, शिक्षा का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जाए। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल करता है ऐसी बात? प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग सार्वजनिक कार्यों में खर्च करे, ऐसी समाज सुधार की बात जो है तिलक करते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल शुड बी प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनीज, डॉरी शुड बी बैंड, विडोज शुड नॉट बी डिसफिगर्ड, अनटचेबिलिटी शुड बी इरेडिकेटेड,
education should be officially promoted, religious education should be included in the education, every social reformer should spend 1/3 of his monthly income on a public works। और अब है हमारी लास्ट हेडिंग, भौतिकवाद और उपयोगितावाद का इन्होंने खंडन किया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ 11 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस लगाएंगे। तिलक ने भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी विचारों का पूर्णतः खंडन किया है। तिलक के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार जो बेंथम द्वारा दिया गया है वह अतार्किक है। ठीक है, बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम विचार को इन्होंने नकार दिया और रॉल्स ने भी बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम विचार को नकार दिया था। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। तिलक के अनुसार वेद और भागवत गीता में व्यक्ति के सुख और अन्य के सुखों में कोई अंतर नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तिलक कहते हैं कि गीता में, पुराणों में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है कि व्यक्ति के सुख और अन्य व्यक्तियों के सुखों में कोई अंतर नहीं है, समाज के सुख में ही व्यक्ति का सुख निहित है, ऐसा तिलक कहते हैं। जबकि बेंथम ने कहा हर व्यक्तियों के सुखों की जो क्षमता है, अगर उसमें से अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में अगर 80 को सुख मिल रहा है, 20 को नहीं मिल रहा है, तो भी वह सुख क्या है, उच्च कोटि का है। तिलक completely refuted materialistic and utilitarian ideas. According to him, the idea of a maximum happiness of a maximum number of the people given by Bentham is illogical. According to him, there is no difference between the happiness of an individuals and the happiness of the others in the Vedas and the Bhagavad Gita. The happiness of an individual lies in the happiness of the society. अब यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लगा लेंगे, अभी ये हमारा फाइनल क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखना, फाइनल क्वेश्चन ये नहीं है। हम अभी जल्द ही रिसेंटली स्टार्ट करेंगे थिंकर्स के ऊपर। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन लगा लिया है चैप्टर वाइज, वो भी ठीक है। अब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर लगभग हम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे। पहले हम प्लेटो पे करेंगे, फिर एरिस्टोटल पर, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं, चाहे वो न्यू थिंकर्स हों चाहे ओल्ड थिंकर्स हों, सारे थिंकर्स के ऊपर मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। और कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन PYQ के बेस पर होंगे, कुछ क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन होंगे आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है इग्नू की बुक से मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, जिससे कि आपका जो कंप्लीटली टॉपिक है वो कवर अप हो जाए और कुछ भी इसमें न बचे। ठीक है, अगर आपने वीडियो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की देख ली है तो वहां से आप फिर बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब से जाना गया जब कब से जाना गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना गया जब क्या थे वह, जब वह एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए। क्या ये बात सही है? तो गलत है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, ये भी गलत है। सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। रैंड हत्या मामले में उनको आरोपी बनाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल जाते हैं, फिर जेल से जब ये बाहर आते हैं, जेल से बाहर आने के बाद इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिलता है, जिस समर्थन के कारण इनको लोकमान्य तिलक कहा गया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक came to be known as a लोकमान्य तिलक when, सी आपका सही हो जाएगा, the government accused him in the Rand murder case। यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है और मैं इसकी PPT आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसा कि मैंने PPT में कुछ एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड किया है कि मान लो PDF में जो मैंने पढ़ाया है क्लास को, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हूँ, कुछ चीज़ें न्यू अपडेट हुई हूँ, तो क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस लगाएंगे तो उसमें न्यू एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करेंगे, जिससे कि चीज़ें आपका पूरा कवर हो जाए। यहाँ पर 1897 में मुंबई और पुणे में एक प्लेग की चपेट में आने से
पुणे के सहायक कलेक्टर मिस्टर रैंड के घरों को जलाकर और यहाँ तक कि प्रभावित लोगों को गोली मारकर बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में भगवत गीता, एक हिंदू धर्म ग्रंथ, का हवाला देते हुए लेख प्रकाशित करके इस तरह के तरीकों का विरोध किया और किसी भी व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लगाया सकता है जिसने बिना किसी इनाम के किसी उत्पीड़क को मार डाला है। ठीक है, ये सी एक्सप्लेनेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, प्रकाशन के बाद मिस्टर रैंड और उनके सहायकों की हत्या कर दी गई और तिलक पर हत्या के मामले को उकसाने का आरोप लगाया गया और 18 महीने की उनको कैद की सजा सुनाई गई। जब वह जेल से निकले तो वह एक राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय हीरो, और सुनवाई और फजा ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का प्रिय नेता, जिसको हम लोकनायक बोलते हैं, लोकनायक। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी कहा जाता है। लोकनायक का मतलब है जो लोगों का नेता हो, जो जनता का नेता हो। सेम वही बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जैसे मर्जी आप इसको रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह कथन किसके विचारों से संबंधित है कि स्वतंत्रता ही होम रूल आंदोलन का प्राण है और यह एक ऐसा सिद्धांत जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। स्वतंत्रता एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, कौन कहेगा ऐसे बताइए? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, अब एक कॉमन सेंस आप लगा लेते हैं कि यार हम टॉपिक जो है तिलक के ऊपर कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो तिलक के ऊपर ही होंगे, तो ये चीजें आपके मन में थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट दे सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप टेस्ट सीरीज में करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको नहीं पता होगा ना कि किसके ऊपर ये टॉपिक चल रहा है, किसके ऊपर नहीं है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस लगाएं और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। हुज आइडियाज आर द रिलेटेड टू द स्टेटमेंट दैट फ्रीडम इज द सोल ऑफ द होम रूल मूवमेंट एंड इट इज अ प्रिंसिपल विच कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब यहाँ पर लिबर्टी के ऊपर, स्वराज के ऊपर इनके बहुत ही बेहतर कमेंट रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से तिलक के द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई है? गीता रहस्य इन्होंने किया है, द आर्कटिक होम इन बेदास ये भी रचना इनकी है, द ओरियन। ठीक है, चंचल जी का क्वेश्चन था कि सर ओरियन बुक कब लिखी गई, तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई किया। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द तिलक, तो ऑल ऑफ द अबव, सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है ना, बड़े क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक के जीवन से जुड़े हुए कथनों में से सत्य घटना को पहचानना है। तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सही चीज पहचानना है। ठीक है, अब ऑप्शन आप देख लीजिए, एक जिसमें नहीं है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब में तो एक सही है। ठीक है, अभी देखते हैं। तिलक के संदर्भ में सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था कि तिलक के बंदी होने के कारण सारा राष्ट्र आंसुओं में है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर थर्ड, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया पता है आपको? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब सीडीएस में पूछा सकता है, तो ये एग्जाम नेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। तिलक के द्वारा अपनी प्रसिद्ध रचना सावित्री और लाइफ डिवाइन लिखी गई। देखिए, लाइफ डिवाइन इन्होंने, सावित्री ये इनकी रचना नहीं है, लाइफ डिवाइन इनकी नहीं है, अरविंदो की है, अरविंद घोष की है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तीन जिसमें है वो सब गलत है, तीन किसी में नहीं है। अभी कौन कौन सही है? ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष के जनक के रूप में तिलक को चित्रित किया है, तो पहला ही वीडियो सीरीज आपने देखा था, तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 4। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड और क्वेश्चंस के तरीके आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। चूज द ट्रूस्ट इंसिडेंट के बारे में फाइंड आउट करना है आपको। शिवाजी उत्सव एंड गणपति उत्सव वर स्टार्टेड बाय द तिलक, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने स्टार्ट किया है। सुरेंद्र बनर्जी सेड अबाउट द तिलक दैट द होल नेशन इज टीयर्स ड्यू टू तिलक्स इम्प्रिजनमेंट, तो बिल्कुल सही है कि जब तिलक जेल में गए तो उनके पीछे लोगों के बहुत सारे आंसू बहे, बिल्कुल सही है। तिलक रोट हिज फेमस वर्क सावित्री एंड लाइफ डिवाइन, तो गलत है, ये अरविंदो की है, अरविंद घोष। ठीक है, तो 3 वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। वैलेंटाइन चिरोल पोर्ट्रेड तिलक एज अ फादर ऑफ अ इंडियन अनरेस्ट,
अनरेस्ट होगा, डिसकंटेंट नहीं, दोनों सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है। विकल्प आपके ऊपर दिए गए हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे करके कूट आपका ए वाला सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तिलक के राजनीतिक कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर यह मैसेज किया था कि सर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तिलक के राजनीतिक कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल था? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध सभी शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द तिलक्स पॉलिटिकल प्रोग्राम, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तिलक के राष्ट्रवाद में क्या क्या, उग्र राष्ट्रवाद में क्या शामिल है। ये सारे ऑप्शन ये भी सही होंगे, है ना, यही सारे ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन कैसे बदलेगा? तो ये कार्यक्रम का उनका हिस्सा था, चाहे वो राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का हो, चाहे वो स्वराज प्राप्त करने का हो, चाहे वो तिलक के राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा हो, यही चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन ऑप्शन वही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड तिलक्स पॉलिटिकल प्रोग्राम? तो फर्स्ट स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो चारों ऑप्शन क्या हैं आपके? करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? ठीक है, 1909 में सही है। ठीक है, 1909 में नासिक साजिश मामले में क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए तिलक को फिर से 2 साल का कारावास हुआ, तो ये गलत है। 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था, तो बिल्कुल यही ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। 1895 तिलक ने भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्योहार को बढ़ावा दिया, नहीं। 1893 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया, तो ये भी गलत है। ठीक है, 1893 में आई थिंक गणपति पूजा आया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव आया था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ बाल गंगाधर तिलक इज अ ट्रू? तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। इन 1897 तिलक वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 18 months फॉर स्प्रेडिंग डिस अफेक्शन अगेंस्ट द राज, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य क्या था? तिलक ने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिवाजी उत्सव की शुरुआत की? ये भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने राष्ट्रवाद के विकास को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। व्हाट वाज द तिलक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द शिवाजी उत्सव? तो डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इजी क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है सेम ऊपर, जो गलत स्टेटमेंट है। गणपति उत्सव जो है वो 1893 में हुआ था और 1895 2 साल के बाद शिवाजी हुआ था, लेकिन ऊपर नीचे करके गलत दे दिया गया है, जिसकी वजह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है ईयर वाइज के साथ में। इसीलिए कहता हूँ दिमाग खोलकर चीज़ों को सीखिए। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाई 1893 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए, उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में शुरू किया। ठीक है, उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव किया। उन्हें देशद्रोही लेख लिखने के कारण उनको मांडले जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक लेख प्रकाशित किया, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें क्या किया? मांडले जेल में डाल दिया, और मांडले जेल में उन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य, जो इनकी नीति शास्त्रात्मक पुस्तक मानी जाती है। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की, किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। एमपी सेट के पेपर में आया हुआ। ठीक है, उन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें बाल कहा जाता था। इन्हें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को, इनको लाल बाल पाल, ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो 3 ऐसे व्यक्ति थे जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। ये एक बिल्कुल चरमपंथी समूह या कह सकते हैं रेडिकल ग्रुप के लोग थे।
उन्होंने द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास एंड गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखी। ये चीज आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, चाहे आप इसको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझ लें, जो भी आप समझें, जैसे भी समझें। तिलक को मैंने अपने इस तरीके से पढ़ाया है कि तिलक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, ये मैं दावा नहीं करता हूँ यार कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, बट जितना मेरा नॉलेज है, मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। हाँ, वो बात अलग है कि अब इतने में से नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में आएगा कहाँ से, वो बात की बात है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक, he started two newspapers, Kesari in Marathi and Maratha in English. He organized Ganpati Festival 1893, Ganpati Festival and Shivaji Festival 1895. ध्यान रखना, ठीक है। इनको he was sent to मंडले जेल। मंडले जेल कहाँ पे है, ध्यान रखना, बर्मा में, बर्मा में, ठीक है। अब ये मंडले जेल में जाते हैं तो ये गीता रहस्य बुक लिखते हैं। स्टार्टेड होम रूल लीग विद द एनी बेसेंट। He said Swaraj is my birthright and I will have it. He was honored with the title of a Lokmanya. He was called Bal. Lala Lajpat Rai was called and Lal, and Bipin Chandra Pal is called the Pal. So he was part of the trio Lal Bal Pal and extremist group के ये मेंबर थे तीनों, लाल बाल पाल, ठीक है। He wrote the book's name the Arctic Home of Vedas and the Gita रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा है? तो ये सबको पता है, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडियन? तो वैलेंटाइन चिरोल। देखिए, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक बोला, तो इसके संदर्भ में तिलक ने मुकदमा कर दिया इनके ऊपर। तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, ठीक है, मानहानि का केस कर दिया। बात वो है कि केस हार जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने केस दर्ज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में तिलक ने किससे प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव को एक सार्वजनिक समारोह में परिवर्तित कर दिया? किससे इन्होंने प्रेरणा ली? तो इन्होंने मुस्लिम के त्योहार मुहर्रम से प्रेरणा लेकर के इन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत की, या गणपति उत्सव को सामाजिक समारोह में इन्होंने बदला। किसकी प्रेरणा से बदला इन्होंने? तो मुस्लिमों का जो मुहर्रम त्योहार होता है, इसकी प्रेरणा से, इसके मोटिवेशन से। इन 1893 तिलक कन्वर्टेड द गणपति फेस्टिवल इनटू अ पब्लिक फंक्शन, तिलक टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अ मुस्लिम मुहर्रम फेस्टिवल, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश द्वारा वर्णित बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी और भारतीय अशांति के जनक एक निजी घरेलू गणेश चतुर्थी उत्सव को एक पर्व कार्यक्रम के बदलने के पीछे वाले आदमी थे। 1893 में बम्बई में हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ गए। पूना में कई हिंदू अधिनियमित रूप से मुहर्रम के वार्षिक उत्सव में मुसलमानों के साथ शामिल हुए। तिलक ने घोषणा की कि हिंदू अब मुहर्रम में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने समान जुलूस और जुनून के साथ गणपति के एक अलग त्योहार की वकालत की। ठीक, यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा कब चलाया गया? तो अब तिलक पर ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया, आपको बिलीव नहीं होगा। ये क्वेश्चन है 7th क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी जो है ना, 7th क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी से मैंने इसको लिया था क्वेश्चन। तो मैं एक बच्चा कोई पढ़ रहा था, मैंने उससे बोला, मैंने उसकी बुक देखी तो उसमें तिलक का चैप्टर था, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था पीछे एक्सरसाइज में, तो मैंने कहा चलो इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा कब चलाया गया? तो इसमें केसरी में प्रकाशित, इन्होंने केसरी में वीरों की, भारतीय वीरों की या भारतीय जो शहीद थे उनकी वीर पूजा की प्रशंसा की, जिसके कारण इनके ऊपर अंग्रेजों ने देश राजद्रोह का मुकदमा चला दिया और इनको जेल भेज दिया गया। When was the first case of treason filed against the Tilak? तो for the article वीर पूजा published in केसरी। तो इस तरीके से आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी टॉपिक होगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।